मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से उपस्थित हूँ। सीरीज 3 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने सीरीज 1 और सीरीज 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। सीरीज 1 और सीरीज 2 में जो है बहुत अच्छे से जो है आपको जो है पाठ 1 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या की गई है। जो भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंटों को बढ़िया से व्याख्या करके आपको समझाया गया था। आज हम लोग सीरीज 3 में जो है व्याख्या सहित जो है सभी पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो कमेंट मिलते हैं, आपके द्वारा जो फोन कॉल्स आते हैं मेरे पास कि सर हमको पाठ 1 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का जो भी साइंस सब्जेक्ट है उसका जो है सभी पाठों को व्याख्या सहित पढ़ाइए। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का प्यार और स्नेह ऐसा ही मिलता रहेगा तो अच्छी बात है। और क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से, और आप लोग ऐसा फोन लगा करके बोलते हैं या हमको कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आप समझाते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम सभी लोग जो हैं मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपकी बातों को भी समझा जाए, क्योंकि आप मेरे एक अच्छे मित्र के समान है। आप सभी विद्यार्थी जो है जो हमको इतना प्रेम देते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जब कह रहे हैं कि सर सभी पाठों की व्याख्या किया जाए, तो मैं जो है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का अभी फिलहाल फिजिक्स के जो है पाठ 1 की व्याख्या कर रहा हूं, तो हम लोग उसी व्याख्या को समझेंगे। और जो भी विद्यार्थी हैं वो वीडियो बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, तभी जो है आपको फायदा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी व्याख्या कर रहे हैं इससे आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इससे पकड़ा जाएंगे। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अच्छा से जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग व्याख्या में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। दूसरी, विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं। तीसरी, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार हैं। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या है। उसके बाद गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस किसे कहते हैं, इन सभी का हम लोग अध्ययन बारीकी से करेंगे। इसके पहले हमने सीरीज 1 और सीरीज 2 में बहुत सारी बातें बताई है, आप जरूर उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी व्याख्या किया है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर सबसे पहली बार है और वो बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तब हम जो चीज हम समझाएंगे आपको अच्छा लगेगा तब, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर सीरीज में जो है सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली टॉपिक जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है, आपको मैं जो है बोर्ड पर बताने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर वो टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, आपको वो पॉइंट जो है आपको जो है वो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे आपका स्क्रीन पे। तो हम लोग समझते हैं प्रश्न क्या है, आपको क्या समझना है। तो आज आपको समझना है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। यानी सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का अध्ययन करेंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषता है उसको समझते हैं। इस विशेषता से आपको बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की पहली विशेषता है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो वहीं समतल दर्पण की सबसे पहली विशेषता क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो ये बातें समझ में आ गई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछेगा, तो पूछेगा कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप बताइएगा कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सभी पॉइंट जो है अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं और आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट को। तो दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। इस चीज को याद रखिएगा, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा पॉइंट है कि वस्तु के समान आकार का होता है। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु के समान आकार का होता है। जितनी बड़ी वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर पॉइंट को। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं
उतनी ही दूरी पर जो है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी समतल दर्पण में बनता है। ये बात समझ में आई। समतल दर्पण की चौथी विशेषता क्या है? तो चौथी विशेषता है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। यानी जितनी दूरी पे आप समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। ये बातें समझ में आ गई। ये जो है समतल दर्पण की चौथी विशेषता थी। और पांचवी विशेषता क्या है कि यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, यानी समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटनाएं घटित होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछेगा? तो प्रश्न पूछेगा कि किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटनाएं घटित होती है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटनाएं घटित होती है, तो आप क्या कहिएगा कि समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटनाएं घटित होती है। ये बातें समझ में आई। पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब क्या है कि बायां भाग दाएं दिखाई देगा, दायां भाग बाएं दिखाई देगा, वही पार्श्व विपरिवर्तन होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विपरिवर्तन किसे कहते हैं और पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, इससे आपको समझ में। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में कैसे पूछेगा? तो प्रश्न पूछेगा कि किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन घटनाएं घटित होती है, तो समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन घटनाएं घटित होती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विशेषताएं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 या 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उसका आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटनाएं घटित होती है, तो आपको बोलना है कि समतल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटनाएं घटित होती है। तीसरा प्रश्न न्यूमेरिकल से पूछेगा जो हम आपको बोर्ड पे समझाने जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो है समतल दर्पण से बने विशेषताओं से एक न्यूमेरिकल को समझते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशेषता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है समतल दर्पण से बने विशेषताओं में? तो सबसे पहला प्रश्न क्या बन रहा है न्यूमेरिकल में कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न कह रहा है, न्यूमेरिकल में प्रश्न कर रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत इजली प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आप जरूर इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता समझ में आई है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बनाते हैं इसको। तो जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो कह रहा है प्रश्न कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो हमने क्या बताया था विशेषता में? हमने बताया था कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रकृति क्या है? काल्पनिक। यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? काल्पनिक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? काल्पनिक या आभासी, या आभासी, क्योंकि सीरीज 2 में हमने बताया था काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। समझ में आ रहा है ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब को भी हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई? काल्पनिक या आभासी। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? प्रतिबिंब का आकार कर रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? तो पहले ये देखेंगे कि वस्तु कितनी ऊंची है। तो वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंची है। बात समझ में आ रहा है? वस्तु कितनी ऊंची है? तो 5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना बड़ा होगा। बात समझ में आया? जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना बड़ा होगा। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। और तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है? तथा प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। यानी प्रतिबिंब का स्थान क्या ज्ञात करेंगे? तो प्रतिबिंब का स्थान कैसे ज्ञात होगा? अरे पहले ये देखो कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। बात समझ में आ रहा है? अरे वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा?
तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थान भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर दूर होगा, दूरी पर होगा। ये बात समझ में आ गई। प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो 15 सेंटीमीटर पीछे होगा, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी के पीछे होगा। बात समझ में आ गया। यानी जितनी दूरी पर वस्तु को रखी गई है समतल दर्पण में, उस वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर उसके पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो 15 सेंटीमीटर पीछे होगा। क्यों, क्योंकि जितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे समतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या है, आप इस बोर्ड पे समझिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मैं इस बोर्ड पे बताने जा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तो अगला पॉइंट है विपरिवर्तन। अर्थात हम लोग समझेंगे कि विपरिवर्तन किसे कहते हैं, विपरिवर्तन से क्या समझते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखिएगा कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। बात समझ में आया। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, जिससे ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, तो इस तरह की घटना को ही विपरिवर्तन कहते हैं। समझ में आया। विपरिवर्तन किसे कहते हैं, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, जिससे उस वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, तो इस तरह की घटना को ही विपरिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आया, विपरिवर्तन किसे कहते हैं, समझ में आया। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो याद भी हो जाएगा। विपरिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, जिससे उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचली भाग में और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में बनता है, तो इस तरह की घटना को ही विपरिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है पार्श्व विपरिवर्तन। अब पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है। बात समझ में। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई देता है, तो इस तरह की घटना को ही पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। बात समझ में। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, जिससे दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में और बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, तो इस तरह की घटना को ही पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। अर्थात अब हम लोग समझेंगे कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का व्याख्या करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ना है दर्पण, यानी दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को प्रकाश के निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करता है, तो वैसे सतह को दर्पण कहते हैं, जिसका कम से कम एक भाग रजतित अवश्य हो, कलई की गई हो, सिल्वर किया गया हो। तो इस बात को भी समझिएगा। दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को निश्चित नियमानुसार परावर्तित करता है,
निश्चित नियमानुसार परावर्तित करता है तो वैसे सतह को दर्पण कहते हैं जिसका कम से कम एक भाग रजतित अवश्य होता है, सिल्वर अवश्य होता है। तो आशा करते हैं कि आपको दर्पण की परिभाषा समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, अर्थात अब हम लोग समझेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। समझ में आया? तो हम लोग समझेंगे कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। याद रखिएगा कि दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। बात समझ में? दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसका यह चित्र यहाँ पर बनाया गया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी क्या है? एक समतल दर्पण है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। बात समझ में आ गया? ये भी क्या है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। बात समझ में? कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अब कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? तो अब कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? तो बताना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है और बाहर से कलई की गई रहती है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है और बाहर से कलई की गई होती है तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है और बाहर से कलई की गई रहती है तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है और बाहर से कलई की गई रहती है तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब बढ़ते हैं उत्तल दर्पण की ओर, अर्थात अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो या उठी हुई हो। याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो या उठी हुई हो और अंदर से कलई की गई हो तो वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। याद होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो या उठी हुई हो और अंदर से कलई की गई हो तो वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार हैं और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं। हमने जो समझाया वो आपने समझा। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको ये बातें समझ में आ गई कि दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। तो अगला नंबर पॉइंट क्या है? इस चित्र के माध्यम से हम लोग सभी पॉइंट को समझेंगे बारीकी से। ठीक है? तो सभी विद्यार्थी इस चित्र को देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा आपका स्क्रीन पे, तो इसको समझते हैं। तो ये जो चित्र है यह अवतल दर्पण में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ध्रुव है, पी का मतलब ध्रुव होता है, सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है और आर का मतलब वक्रता त्रिज्या होती है और एक्स वाई जो है वह आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है और यहाँ पे एम एम जैसे एक अवतल दर्पण है। तो इसको समझते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया
जाता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, आपको इस चित्र में यह दिखाई दे रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगला टॉपिक की ओर। तो अगला पॉइंट है ध्रुव। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्रुव किसे कहते थे। याद रखिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है या ध्रुव किसे कहते थे। आप क्या कहिएगा, कहिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है। ये बातें समझ में आ गई कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में याद रखिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे बड़ा आर से सूचित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। या हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। या ऐसे याद करेंगे कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ में आ गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो आप क्या कहिएगा कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको एक्स वाई से सूचित किया जाता है। इस चित्र में एक्स वाई से सूचित किया गया है, ठीक है। इसको एक्स एक्स डैश से भी सूचित किया जा सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसको रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, तो इसको हम लोग एक्स वाई से सूचित किए हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई है वह समझ में आ गया है कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। फिर से बता देते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो आपको क्या बताना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। दूसरा है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे बड़ा आर से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस चित्र में एक्स वाई से सूचित किया जा रहा है इसको। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए। तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में हमको पढ़ना है फोकस, अर्थात पढ़ना है कि फोकस किसे कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हम अभी अवतल दर्पण में हमने चित्र बनाया, उत्तल दर्पण में आप बनाइएगा तो उसका चित्र अगर बनाएंगे तो उसमें काटती हुई मालूम पड़ेगी। तो इस चीज को समझिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग समझेंगे फोकस दूरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि
फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको छोटा f से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? फोकस दूरी किसे कहते हैं? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा f से सूचित किया जाता है, इसे छोटा f से सूचित किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटा f से सूचित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। एक चीज और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। याद हुआ? अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। समझ में आ गया? प्रश्न पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस जो है काल्पनिक होता है। तो आशा करते हैं कि आपको फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में समझ में आ गया है। फिर से बता देते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इससे बड़ा f से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा f से सूचित किया जाता है।